सबसे पहले आपके दिमाग में ये रखना होगा कि लड़ाई लंबी हो सकती है और आप सबसे पहले सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक फटीग भी क्रिएट कर देता है एक बार तो, बट आपको काम रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आप छोड़े मत, अगर आपने गोल बना लिया है तो आप उसको बीच में मत छोड़ें। ठीक बात है। आप सब्र रखें, पेशेंस से काम लें, आपकी हार्ड वर्क करें, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। आपको मैं कहता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता है आपका गोल अचीव करने से। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भैया ने काके तवा संजय ढांडा की राम राम। और आज हम बैठे हैं भाई जींद जिले की गांव खटकड़ में, तहसील उचाना में। आज हम जिस मकसद के साथ में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यंग जनरेशन में हैं, जो सिविल सर्विस में जाना चाहे हैं और किस प्रकार की वो तैयारी करें, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। क्योंकि हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुआ है HCS का, उसके अंदर हरियाणा के जींद जिले के गांव खटकड़ जो मेरे साथ में भाई बैठे हैं अभिषेक जी, इन्होंने टॉप किया है। तो सबसे पहले अभिषेक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संजय जी। और आपके बारे में एक बात मैं बताना भूल गया था, फिलहाल फिजिक्स के जो लेक्चरर की जो पोस्ट आई थी उनके अंदर भी इनका सिलेक्शन हुआ था। और अभिषेक जी, सबसे पहले तो ना बिल्कुल प्रोसेस बतावा कि HCS की तैयारी खतर या HCS में जाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो बच्चा क्या ले। देखिए संजय जी, इसमें ऐसा है कि जो HCS के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिएगी, तो एक आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अच्छा, विद पासिंग मार्क्स। ठीक बस है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अच्छा जी। उसके बाद आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट अभी पिछले कुछ सालों से हर साल नोटिफिकेशन निकाल रही है। अच्छा। नोटिफिकेशन के साथ आपको इसमें 3 स्टेज का ये एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरा इंटरव्यू या PT स्टेज, पर्सनैलिटी टेस्ट स्टेज कहते हैं हमें। ठीक है। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अच्छा। OMR शीट पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मार्क करना होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें से कैंडिडेट नियरली, जो हमारा कमीशन है वो नियरली 12 गुना कैंडिडेट्स को इन्वाइट करता है मेंस लिखने के लिए। अच्छा। तो जो प्रीलिम्स है वो एक एलिमिनेटरी स्टेज है। तो जो मेंस में होगा वहाँ सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिसे आपको हाथ से लिखना होगा। अच्छा। जिसके 4 पेपर होते हैं हमारे, जनरल स्टडीज़ का, हिंदी का, इंग्लिश का और एक ऑप्शनल। एक ऑप्शनल जो आपका मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, जैसे मेरा फिजिक्स रहा, जैसे मान ली मेरा ज्योग्राफी है कोई भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा। इसमें आपको 15-16 चॉइसेस मिलती हैं, आप उनमें से एक चूज़ कर लीजिए और वो 200 नंबर का रहेगा। अच्छा, बाकी जो बताया आपने हिंदी का, इंग्लिश का। हाँ, तो मैं बताता हूँ। जैसे जनरल स्टडीज़ का है वो 200 नंबर का रहेगा। अच्छा। हिंदी का 100 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश का भी ऐसे 100 मार्क्स का रहेगा और जो ऑप्शनल है वो भी 200 मार्क्स का रहेगा। अच्छा। तो जो टोटल मेंस होगा वो 600 नंबर का होगा। ठीक। उसके बाद 75 मार्क्स का आपका वाइवा वॉइस या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अच्छा। जिसे हमें इंटरव्यू भी कह देते हैं। ठीक है। तो उसके बेसिस पर इसकी मेरिट बनती है। और इसमें एक कंडीशन रहती है, आपको मेंस में 45% मार्क्स लेके आने होते हैं, जिसको 270 मार्क्स बनते हैं। अच्छा। तो मिनिमम आपके 270 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठ पाएंगे। आपके कितने हैं? मेरे तो मेंस की अगर मैं बात करूं तो 352 नंबर थे मेरे। 352, बहुत अच्छा स्कोर आपने पहले झटके में जो ने किया। अच्छा, ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा संजय जी दूसरा अटेम्प्ट था। 2021 में भी मैंने ये दिया था। वहाँ पर मेरा प्री जो एग्ज़ाम था वो तो क्लियर हो गया था, बट अच्छा, मेंस नहीं हो पाया था मेरा। अच्छा। ठीक है। पहली बार जो सपना आपने देखा सिविल सर्विसेज में जाने का, कब सोची थी? मैं 2018 में मेरी MSc हो गई थी। उसके बाद मैं दिल्ली था, फिर कोरोना के टाइम में घर आया था दिल्ली। अच्छा। इस बीच में मैंने PhD करने की सोची थी। अच्छा। बट मैंने PhD को परस्यू नहीं किया। उसके बाद मैं कोरोना में घर पे आ गया था, जो कोविड का टाइम था। ठीक है। तब मैंने कोरोना में त्राहिमाम हर जगह हुआ था, तो हम हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को देखा कि वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी लोगों की सेवा में जाना चाहिए। अच्छा। और सिविल सर्विसेज ऐसी जॉब है कि आप लोगों के लिए, उनकी सोसाइटी में आप आपका एक योगदान दे सकते हैं, एक सर्वेंट की तरह। हाँ। आप बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने ये मन बनाया कि मैं भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मैंने UPSC की तैयारी करना चालू किया। अच्छा। और साथ के साथ में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्ज़ाम देता रहा। ठीक है। तो UPSC का भी कोई एग्जाम आपने दिया? जी, मैंने UPSC के 2 मेंस लिखे हैं, बट मैं इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है। HCS के अंदर जैसे अब आपने बताया कि भाई ये इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, सिलेबस का जो बताया आपने उसके लिए कैसे? जो नोटिफिकेशन HCS की आती है उसके साथ ही सिलेबस मेंशन होता है। मेंशन होता है जी,
हर एक का, हिंदी का, इंग्लिश का, जनरल स्टडीज़ का और आपके ऑप्शनल का भी। ठीक है। वहाँ पे जो सिलेबस का एक एक टॉपिक लिखा रहता है और हमारी जो HPSC है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं। अच्छा। तो एक लिमिटेड सिलेबस रहता है जिसमें से पेपर आता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मान ली मैं तैयारी करने कल से शुरू करूँ फॉर एग्जांपल के लिए, या मेरा बच्चा करे या कोई भी भाई बहन, तो वो तैयारी को किस प्रकार से लेके चले? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये रखना होगा कि लड़ाई लंबी हो सकती है। हो सकती है जी। और आप सबसे पहले सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक बात है। जो भी एक हमारा ऑथेंटिक सिलेबस होता है उसको आप कीजिए, उसके हर एक टॉपिक के नोट्स बनाइए, उसको अपने कॉपी में लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक बात है। मतलब टाइम आपने देना पड़ेगा और पूरा माइंड सेट होकर के अपना काम करना पड़ेगा। ये जो है प्रोसेस, ये अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, तो ये एक फटीग भी क्रिएट कर देता है एक बार तो, बट आपको काम रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक बात है। आपने तैयारी कैसे करी? मैंने तो तैयारी घर से ही की है। तो मैंने पहले यूट्यूब वगैरह से कंसल्ट किया कि कैसे पेपर आता है, सिलेबस देखा इसका, फिर जितने भी टॉपर्स की वीडियो थे उन्होंने सबने एक ही चीज़ कही कि आप सिलेबस में कंस्टेंट रहिए, अपने आप को सिलेबस तक रखिए, उससे ज़्यादा मत जाइए। ठीक बात है। तो मैंने सिलेबस वाइज इसके नोट्स बनाए मेरे खुद के, और फिर उन नोट्स को मैंने बार बार रिवीजन किया। जैसे मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था, वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है उसका। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए ज़्यादा हो गया था एक दो बार तो, और मन भी किया उसे छोड़ने का, बट बाद में मैंने उस पर रिलाई किया और उसको बार बार प्रैक्टिस की, उसकी रिवीजन की, तब ये मेरा हो पाया है। ठीक बात है। अच्छा, इसमें जैसे घंटे का भी कोई पैटर्न रहता है? भी लोग कहते हैं 8 घंटे 7 घंटे, ऐसा कुछ? देखिए, शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब आप सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका थोड़ा सा। हालांकि मैंने UPSC की तैयारी की है, तो उसकी जो मेहनत थी वो मेरे काम आई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें आपको सिलेबस जो कवर करना होगा उसमें शुरू में आप घंटे देखिए मत मेरे हिसाब से। तो शुरू में देखो, कई टॉपर ऐसे कह देते हैं कि 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे, इवन मैंने भी कई क्या पता वीडियोस में कही हुई है चीज़। बट जो शुरू का आपका टाइम है उसमें आप सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कीजिए। ठीक बात है। क्योंकि आप 6 से 7 घंटे आप घंटे गिनेंगे तो हो नहीं पाएगा। हाँ, मतलब हमने काम करना है, ये आज हमने ये तय करना है और उसको कवर करना है। बिल्कुल। आप एक सुबह उठिए, आपके दिमाग में 1-2 टॉपिक होंगे, आप उन्हें ये है कि मुझे आज रात को ये करके सोना और इसकी रिवीजन भी करनी है। हाँ, वो चाहे आप 2 घंटे में करो चाहे। हाँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, करते तो रहते हैं, उसको लिखते रहते हैं, कॉपी भरे जाते हैं, बट उसकी रिवीजन नहीं कर पाते। ठीक बात। मेरा ऐसा मानना है, आपके नोट्स में जो चीज़ है वो आपके काम नहीं आएगी, आपके जो दिमाग में है चीज़ वो काम आएंगी आपके। ठीक बात है। अभी जो रिजल्ट जो जारी हुआ है, टॉपर आप रहे हैं, तो मन में सोचा था कि भाई हम टॉपर भी निकल जाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था बिल्कुल भी। 2021 में मैं रह गया था, तो उसके बाद एक तैयारी तो आपका लेवल हो जाता है, बट उसके बाद जब अभी आया तो मैं पेपर दे के आया, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं। एक अंदर से आपको पेपर देने के बाद पता चल जाता है बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन तो होगा, बट टॉपर तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं मानना है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो चीज़ें कर रही है सिलेक्शन को लेकर के, जो क्राइटेरिया इन्होंने तय कर रखा है, तो बिल्कुल इसका मतलब सही है। ये मैं HPSC का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से UPSC से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जिसका सिलेक्शन नहीं होता या वो, क्योंकि आपने भी सुना, हमने भी सुनते हैं कि भाई इसमें तो चीज़ें पहले से तय होती हैं और ऐसा होता है, लेकिन जैसे आप लोगों की मेहनत को देख करके आपने जो अचीवमेंट अचीव किया है, टॉपर जो आप रहे हैं, तो इसको देख करके लगता है कि सिलेक्शन जो एक रेशियो है वो बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ संजय जी, जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो जो उसका पूरा प्रोसेस था वो पूरा ट्रांसपेरेंट था। बिल्कुल, प्रिलिमिनरी से लेके इंटरव्यू तक। इवन इंटरव्यू में हमें नाम डिस्क्लोज भी नहीं करने दिए कि आप किस जगह से हो, आपकी लोकेशन क्या हो, क्योंकि एक उससे बायसनेस क्रिएट होती है। ठीक बात है, बिल्कुल। और इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तो इवन UPSC में भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो आपके बोर्ड्स हैं इंटरव्यू के वो पहले फिक्स कर दिए जाते हैं, और जो हमारे बोर्ड्स भी जो फिक्स थे वहाँ पे भी लॉटरी सिस्टम टाइप था, इसमें हमें निकालनी थी एक जो चिट थी। तो मतलब आपके जो बोर्ड मेंबर हैं उनको आपके बारे में नहीं पता, हमें बोर्ड मेंबर्स के बारे में भी नहीं पता कौन है। तो ये मैं कहूँगा कि
HPSC ने एक इतना ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम बना रखा है कि हरियाणा का कोई भी बच्चा जो गांव देहात से हो या शहर से हो, कोई भी आके अपनी मेहनत के साथ ये सीट को लेके जा सकता है। इस कामयाबी के पीछे आप खुशी तो बहुत ज़्यादा है, और इस कामयाबी के पीछे मैं कहूँ कि भी सबसे ज़्यादा जो एक रोल रहता है किसी न किसी का तो रहता ही है। ये देखिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को कभी ऐसे नहीं कहा कि तुम ये कर लो वो कर लो। उन्होंने, जैसे मैं बता रहा था आपको, 2021 का अटैम्प्ट भी दिया, तो उसके बाद भी चीज़ें हाई लोज आपकी लाइफ में आते हैं, बट उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि आप लगे रहिए, आप हो जाएगा आपका। तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से रहा है। ऊपर से मेरे जो दोस्त हैं उनका इमोशनल सपोर्ट मेरे लिए रहा है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप इस तैयारी करते हो तो आप मेंटली भी थक जाते हैं, छोड़ने का कई बार मन करता है, लंबा हो जाता है ये प्रोसेस। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जताया है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो कई बार समय लगता है ज़्यादा, लेकिन उसका फल जो है ना बड़ा मीठा होता है जी। चीकू का पेड़ आपने लगा रखा है। मैं सबसे पहले आते ही मैंने ये देखा, तो आपके पिछले इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे तो आप एक ऐसे सेपरेट रूम में बैठे थे, लेकिन मैंने देखा भाई बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। चीकू का पेड़ था, काफ़ी अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पेड़ भी काफ़ी पुराना है। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि करीब 20 साल पुराना है पेड़ जी। तो इसके भी काफ़ी अच्छे फल लगे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कई बार समय लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना बड़ा सुखदायी और बहुत ही मीठा होता है। जी, ठीक बात है। तो जो न्यू जनरेशन है अभिषेक जी, जो उनको क्या संदेश, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा संजय जी कि आप छोड़े मत। अगर आपने गोल बना लिया है तो आप उसको बीच में मत छोड़ें। ठीक बात है। आप सब्र रखें, पेशेंस से काम लें, आपकी हार्ड वर्क करें, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। आपको मैं कहता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता है आपका गोल अचीव करने से। ठीक बात है। अच्छा, जैसे मैं मान लीजिए मेरे जैसे बहुत होंगे, आपने कहा भी सिलेबस फिक्स है उसके अंदर, फिर भी मैं यूँ पूछने लग जाऊँ कि भाई जैसे NCERT का सिलेबस है वो कितना हेल्प क्या कर सकता है? देखिए, जो हमारी ऑफिशियल बुक्स हैं वो NCERT ही है। हाँ। आप उनसे ही कंसल्ट कीजिए, और जो कोचिंग रिसोर्सेज हैं वो बाद में है। लेकिन पहले आप अपना बेसिक जो चीज़ें हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम NCERT से, जो हमारी सरकारी किताबें हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितना भी जो पेपर फ्रेम करते हैं हाँ, वो उन्हीं से क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक बात। तो NCERT तो आप वो नेसेसरी है, मस्ट है आपके लिए। बिल्कुल। फिर कुछ स्टैंडर्ड किताबें आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की। हाँ। तो ये किताबें भी आप न छोड़ें। हाँ, ये जरूरी है। जैसे भी NDA के एग्जाम देते हैं तो एक पाथ फाइंडर है, वो मतलब इस प्रकार की बुक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। तो ये आपने कहा जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, हाँ जी, कौन सी बताई आपने? M लक्ष्मीकांत के नाम से एक आता M लक्ष्मीकांत, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसे पॉलिटी कहते हैं। उसमें दोनों ही कवर हो जाता है ना। फिजिक्स का आपका कौन सा बताया आपने? फिजिक्स के तो हमारे जो ऑप्शनल था उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। उसके सब पार्ट्स होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो इनमें अलग अलग किताबें लगती हैं, वो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक बात है। तो वो भी आप कंसल्ट कीजिए। अच्छा, मतलब ये है कि चाहे आपने ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखी हो, चाहे आप BCom में हो, चाहे BSc कर रखी हो आपने, एक तो ये ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया, फिर पहला काम तो यू जी। उसके बाद में एक आपने अपने सिलेबस जो आपका एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उसके ऊपर विशेष पकड़। जी। तीसरा ये बताया आपने जो कंक्लूजन निकला कि भी हिंदी जो एक आपका शुरू से ही चलता आ रहा है उसके ऊपर कमांड, एक इंग्लिश पे कमांड, और एक आपने बताया जो सबसे जरूरी जो चीज़ थी, क्या था जो पहला आपने बोला जनरल, क्या बोल रहे थे आप? जनरल स्टडी। जनरल स्टडी। हाँ। जनरल स्टडी का जो पेपर है उसके अंदर हम किस किस चीज़ को कवर करते हैं? जैसे भाई वो हमारा कहाँ से कवर हो, उसके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? भाई न्यूज़पेपर है क्या, कैसे क्या? देखिए, वो उसका जो सिलेबस है उसका सबसे वास्ट सिलेबस है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो उसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पॉलिटी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, इकोनॉमी के सवाल भी आएंगे, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। हाँ। तो उसमें अब की बार तो जो था हमारा बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन था, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते वही दिए थे उन्होंने। अच्छा। हालांकि उसमें करंट बेस्ड ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर से कंसल्ट कीजिए। और डेली न्यूज़पेपर। डेली, हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर नेसेसरी है, मस्ट। आप मत छोड़िए, कोचिंग की हज़ारों बुकलेट आती हैं, ठीक बात है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको बरगला रही है, ठीक बात है, वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को कम कर रही है, वो आपके सोचने की शक्ति को कम कर रही है। आप चीज़ों को पढ़ेंगे, आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे अपने हिसाब से, तब वो आपके काम आएंगी। ठीक बात है। तो आप वो जो डेवलपमेंट है उस चीज़ों की, वो स्किल्स की,
वो न्यूज़पेपर से होगी और आप उसको मत छोड़िए कभी भी। ठीक बात है। डेली पढ़िए उसे नोट्स बनाइए, नोट्स सिलेबस के हिसाब से। हाँ, जो सिलेबस दे रखा है आप उसके हिसाब से, जो टॉपिक लिख रखे हैं वो अगर न्यूज़पेपर में दिख रहा है आपके, तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल सही बात। कई बार एडिटोरियल जो आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जी ठीक बात है। एक जैसे मैं ये पूछ रहा था आपसे, कई बार ये देखना अपनी एक कमी है ये, जिस तरह अभी जो नोटिफिकेशन आ गया ना, तब तो वही रिश्तेदार या परिवार क्यों ऐसा ही कुछ हो है ना। जी हाँ। कैसे? देखिए, मैं हरियाणा के जितने बच्चे हैं वो मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन आता है तो पढ़ने लग जाते हैं, लाइब्रेरी भरी रहती है, बट अब भर्ती कंप्लीट नहीं हो तो फिर वो वापस से चले जाते हैं। ठीक बात है। तो उनकी वो तैयारी जितनी उन्होंने पहले की है वो भी व्यर्थ हो जाती है उसके बाद। वो भी व्यर्थ है, पैसा भी है और जो टाइम भी, समय भी आपने खराब भी कर दिया। जी, तो मैं ये कहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए इस चीज़ में। ठीक बात। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप गोल को अचीव कर पाएंगे। हाँ भाई, बाई चांस आपने पहली बार भरा और नहीं होया, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन आप उस पर कंटिन्यू रखो। बिल्कुल, आप तैयारी रखो, कभी भी नोटिफिकेशन आए आप उसके लिए तैयार हो, पेपर में बैठते ही आपका क्लियर हो जाए। ठीक बात है, बिल्कुल जरूरी जी। अच्छी बात बताई आपने। अभिषेक जी की जो बातें सुनी, जो हमने इनसे चर्चा करी, तो एचसीएस की जो परीक्षा जो अब देने जा रहे हैं, जो प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी की भी क्यों ना हो, चाहे वो एनडीए की भी क्यों ना हो, प्रिपरेशन तो सेम है, पैटर्न सेम है सबका। सबके लिए सबसे पहले तो आपको मेंटल जो आपका एक हेल्थ है, मेंटल जो आपने बताया भी कॉन्शियस आपने उसके अंदर दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको ये सफलता मिल पाएगी। तो अभिषेक जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रैंक मिला है उसमें जो रिजल्ट जारी होता है तो आपसे पहले मेंस में जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसी में आपसे प्रेफरेंसेस भरवा ली जाती है। अच्छा, कि आप क्या जॉब लेना चाहेंगे। ठीक बात है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जॉब होती हैं आपकी, आप उसकी प्रेफरेंस भरते हैं। तो जो मेरा वैसे पहला एग्जीक्यूटिव ब्रांच भरा था मैंने, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है। ठीक है। बट हमारे जो जनरल कैटेगरी की थी उसमें वो पोस्ट नहीं थी। अच्छा। तो जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी वो डीएसपी की थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। तो वो मुझे मिली है सर। बहुत बढ़िया। हाँ, वो रैंकिंग के हिसाब से फिर आप डीएसपी की एक बात बता दूं, उसकी एज लिमिट है। अच्छा। आपको 18 से 27 के बीच में। और आपकी एज कितनी है? मेरी 27 ही है सर। बहुत बढ़िया, तो आप बहुत लकी हैं। जी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। ठीक है, ओके अभिषेक। ठीक है संजय जी, धन्यवाद।